नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। ज्येष्ठ मास में मंगल शनि देंगे शुभ फल। ज्येष्ठ मास में मिल जाएगी पितरों की कृपा। ज्येष्ठ मास में घर आएंगी मां लक्ष्मी। ज्येष्ठ मास से कैसे जुड़ा है आपका आज और आने वाला कल, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना होता है। ऐसे में ज्येष्ठ महीने का महापुण्य और महालाभ पाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ज्येष्ठ के महीने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इस महीने में आने वाले त्योहारों का कैसे लाभ उठाना चाहिए, इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। छह मई 2023 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 9:52 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 9:13 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग सुबह 7:31 से शुरू हो चुका है और आज से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। आज नारद जयंती भी है और आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:39 तक। इन अशुभ समयों में न तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। पंडित जी, तो आप हमें बताइए इस महीने का महत्व क्या है और इस महीने में 2 बड़े व्रत आते हैं और इस महीने से जुड़ी और क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये अच्छी तरह से रश्मि जान लो कि ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना ये ग्रीष्म ऋतु है। मधुमाधव बसंत ऋतु ग्रीष्मय जेठ आषाढ़। ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना ये ग्रीष्म ऋतु का महीना है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये तीसरा महीना है। हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र के महीने से होती है। चैत्र पहला महीना है, बैसाख दूसरा महीना है, ज्येष्ठ तीसरा महीना है। तो चैत्र और बैसाख मास के बाद आता है ज्येष्ठ। सभी चंद्रमासों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। आप कहेंगे कैसे? तो चैत्र की पूर्णिमा को होता है चित्रा, इसलिए उसका नाम है चैत्र। बैसाख की पूर्णिमा को नक्षत्र रहता है विशाखा, इसलिए उसका नाम है बैसाख। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को होता है ज्येष्ठा नक्षत्र, इसलिए उसका नाम है ज्येष्ठ। आषाढ़ की पूर्णिमा को नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़, इसलिए उसका नाम है आषाढ़। सावन की पूर्णिमा को होता है नक्षत्र श्रवण, इसलिए उसका नाम है सावन। भादों की महीने के पूर्णिमा को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है, इसलिए उसका नाम है भाद्रपद। आश्विन के महीने में नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होता है आश्विन, इसलिए उसका नाम है आश्विन। कार्तिक के महीने में नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होता है कृतिका, इसलिए उसका नाम है कार्तिक। मार्गशीर्ष के महीने में पूर्णिमा के दिन होता है मृगशिरा नक्षत्र, इसलिए उसका नाम है मार्गशीर्ष। पूष के महीने में पूर्णिमा के दिन होता है पुष्य नक्षत्र, इसलिए उसका नाम है पौष। माघ के महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है और फाल्गुन की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो महीनों के नाम का नामकरण किया गया है वो पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्रों के आधार पर किया गया है।
तो ज्येष्ठ माह का भी नामकरण ज्येष्ठा नाम नक्षत्र पर ही आधारित है। मान्यता है शास्त्रों की कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, इसी कारण इस माह का नाम ज्येष्ठ रखा गया है। ज्येष्ठ महीने में जल की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ के महीने में जल से जुड़े दो त्यौहार आते हैं, जैसे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास में सूर्य और जल के देवता वरुण की पूजा काफ़ी फलदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास में जल के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने में कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिनके करने से आप न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि धनवान भी बन सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं तमाम राशियों का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज? कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति इस समय राहु सूर्य के साथ आपकी ही राशि में विराजमान है और चंद्रमा से उसकी सप्तमस्थ स्थिति है। ऐसे में अगर आप कोई यात्रा करेंगे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर अगर आपसे कोई गलती हो रही है और गलती हो चुकी है तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। परिवार में, अपने कुल खानदान में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन यदि आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतिएगा। गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आ रही है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का हाल जान लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय मंगल के साथ द्वितीय भाव में मिथुन राशि में स्थित है और व्यय भाव में राहु, बुध, सूर्य और बृहस्पति स्थित है। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि फिजूल खर्ची आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए अपने खर्चे पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। आपके शांत स्वभाव के कारण बिगड़े हुए रिश्तों में भी सुधार की संभावना बनेगी। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो आंख से संबंधित कोई परेशानी भी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। मां अंबे के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ज्येष्ठ मास में अगर हम दान करते हैं तो अकाल मृत्यु का संकट टल सकता है? और इस महीने में विशेष तौर पर किस देवता की उपासना करनी चाहिए जिससे कि हर परेशानी का हल निकल सके? देखो, सनातन धर्म में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिससे अकाल मृत्यु का दोष निवारण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम के स्नान करने वाले जल का पान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भगवान शिव का ध्यान करने से, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। भगवान विष्णु के चरणामृत का पान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। ज्येष्ठ मास में तिल का दान करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ महीने में तिल के दान से अकाल मृत्यु की बाधा दूर होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से हुई थी। ऐसे में ज्येष्ठ मास हनुमान जी को
बहुत प्रिय है। ज्येष्ठ महीने में ही बड़ा मंगलवार मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की उपासना की जाती है। ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को हनुमान जी को हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। भूखे लोगों को हलवा पूड़ी और जल देना चाहिए। ऐसा करने से मंगल संबंधी हर समस्या का निदान हो जाएगा। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी होकर के और व्यय भाव में बैठा हुआ है। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल होगा और व्यय भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से भाई बहनों के द्वारा आपको संतरास मिलेगा। भाई बहन आपके लिए कठिन चुनौतियां पैदा करेंगे। ऐसे में अगर जेठ महीने में मंगल का आप उपाय करेंगे, हर मंगलवार को आप दीनहीन लोगों को हलवा पूड़ी खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से मंगल का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं, अनिल गाजीपुर से। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी के सिर चरणों में प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए, जोर से बोलिए भैया। जी पंडित जी, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मुझे अपना जो है जन्म तिथि पता नहीं है, लेकिन माँ बताती थी कि सावन महीने में पैदा हुआ हूँ और राशि का नाम नरसिंह बताई है। तो कितने साल के हैं? इस समय सर 48 चल रहा है। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं अनिल जी? जैसे हमारा जो है पैसे से संबंधित काम जो है सही नहीं रहता है, कर्ज बराबर हो जाता है और मैं जो है ये शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ पंडित जी, इसी से संबंधित जानना था आपसे। देखिए अनिल जी, आपने प्रश्न किया है और आपका प्रश्न आजीविका से संबंधित है और शेयर से संबंधित है। तो मैं आपको बताऊं कि मंगल और शुक्र दोनों मिथुन राशि में स्थित हैं। शेयर का काम आपके लिए खतरे का काम है। शेयर के काम में आपका डिसीजन सही नहीं होगा, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जहाँ तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, तो इसके लिए तो बहुत साफ सी बात है कि आपका व्यय आपके प्रश्नकाल में राहु के साथ है, जिसके कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अपने जीवन को अपनी योग्यता के अनुसार सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था खराब है। अगर आप नियमित रूप से 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, मंगलवार को शुरू करें और 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, खान पान की शुचिता और पवित्रता रखें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके जीवन का मार्गदर्शन अदृश्य रूप से हनुमान जी करेंगे। और आपको किस क्षेत्र में सफलता पानी है, किस क्षेत्र में आपको कार्यरत होना है और किस क्षेत्र से आपके आजीविका का निर्वाह होगा, किस क्षेत्र में जाने से आपके परिवार की भलाई होगी, सब कुछ हनुमान जी तय करेंगे। कलयुग के हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और जो भी व्यक्ति 100 पाठ सुंदरकांड का अनवरत कर लेता है, पहली बात तो अनवरत 100 पाठ हो नहीं पाता है, 90 पाठ के बाद ही विघ्न आने उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर किसी तरह से 100 पाठ अनवरत हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से जरूर करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, विनोद। विनोद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी चरण वंदना। हाँ, सुखी रहिए। हाँ जी, मेरे दो बेटे हैं, दोनों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरा नाम विनोद है, 30 मार्च 1963 का बर्थ है मेरा। और बड़ा वाला जो बेटा है वो मैरिड है, शादीशुदा है, उसकी एक छोटी बिटिया भी है 2.5 साल की, और वो अपना निवास स्थान चेंज करना चाहता है। उसका विदेश का योग है या यहीं पे ही रहे। और छोटा बेटा जो है उसने भी अपना निवास स्थान ले लिया है। उसका विवाह जो है वो इसी साल के अंत में है।
और हम लोग जो है पति पत्नी को बच्चों के साथ रहना चाहिए या हमें अपना अलग ही रहना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है पंडित जी। और हमारा आगे का जीवन सेहत वगैरह कैसी रहेगी? देखिए विनोद जी, आपने प्रश्न किया है, आप अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपके बड़े पुत्र का भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी जो है वो शनि है, और उससे चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति चर राशि में है। आपके बड़े बेटे को विदेश में अपनी आजीविका करनी चाहिए। संचारशीलस चर्भे विलग्ने लग्नान सके चैव मुदा हरंती विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चरखेट दृष्टि। इनका विदेश में बहुत अच्छा भाग्योदय होगा और बहुत अच्छा करियर रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका अपने छोटे पुत्र के विषय में है, तो इस विषय में आपसे यही कहना चाहूँगा कि मंगल की स्थिति द्वितीय भाव राशि में है। विवाह के बाद इनका भी जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन इनके भी विदेश जाने की संभावना बनी हुई है। अभी तो ये विदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद इनके भी विदेश जाने की संभावना बनी हुई है। इन्हें भी प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक आपके रहने का प्रश्न है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बच्चों के साथ भी रहिएगा और आप सेपरेट भी रहिएगा। आप पति पत्नी अपनी अस्थाई व्यवस्था, तो पति पत्नी की अस्थाई व्यवस्था अलग ही रखिएगा, लेकिन कभी कभी महीने 2 महीने के लिए बेटों के साथ भी रहने की कोशिश करिएगा। इससे आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और मान सम्मान भी बरकरार रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि का आज राशिफल कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान में शनि है और संतान भाव में चंद्रमा के साथ केतु है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा अगर केतु के साथ है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो नया पैसा तो आपके पास आने वाला नहीं, किसी नए काम से तो आपको फायदा होने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई आपका पेमेंट पहले से रुका हुआ है, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। कोई पेमेंट अगर आपका रुका हुआ है, तो वो पेमेंट आपको मिल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है और पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। खान पान अच्छा रखिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से स्वर्णिमा। स्वर्णिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में कैसा करेगा। उसका नाम कार्तिकेय है और उसका जन्म दिल्ली का है, 28 जुलाई 2009। अब स्वर्णिमा, जो आपने अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में तो ये कहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शुक्र दोनों की परस्पर तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके बेटे की शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी तो ये 14 साल का हुआ है, लेकिन आप विश्वास करिए, ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा रहेगा और बिना किसी के सहयोग के ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। हाँ, एक काम आप चाहें तो कर सकती हैं, इसे एक 5 मुखी रुद्राक्ष बुधवार के दिन गले में धारण करवा दीजिए और गणेश चालीसा का पाठ करने के लिए कहिए। गणेश जी की उपासना जितना अधिक से अधिक ये करेगा, उतनी अधिक से अधिक इसकी बुद्धि तीव्र होगी और पढ़ाई में एकाग्र होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, पंडित जी बताएंगे। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति है। ये भूम भवन वाहन का स्थान है, तो ऐसे में
पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। किसी बड़े काम में सफलता भी हासिल होगी। पारिवारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सरदर्द और माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मोनिका दिल्ली से जुड़ी हैं। मोनिका, प्रश्न पूछिए आप अपना। हेलो। हाँ मोनिका, बोलो। पंडित जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। क्या कहते हैं, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जानवी के बारे में। उसका बर्थडे है 7 अप्रैल 2010, 9:54 सुबह। तो आपने उसको बताया था कि चांदी का छल्ला पहनाना है, और वो हमने पहनाया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। इतना परेशान करती है, गुस्सा इतना, ना मंदिर जाना, ना पढ़ाई करनी, ना कुछ। और एक और प्रश्न था कि राहु काल में पूछना आपसे प्रश्न की अच्छा बात है या नहीं है, ये बताना था। देखिए, ऐसा है, प्रश्न पूछने में राहु काल का भेद नहीं होता है। राहु काल में सिर्फ यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न पूछने में कोई दोष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बेटी का जो गुस्सा है, मैंने आपसे कहा होगा कि एक चांदी का छल्ला सोमवार के दिन दूध गंगा जल से धो करके और उसे उसके बाएं हाथ के अंगूठे में पहना दीजिए। इससे निश्चित रूप से उसकी थोड़ी सी क्रोध में कमी आएगी। अगर इसके बाद भी नहीं आती है कमी, तो उसे मंगलवार के दिन किसी गौशाले में लेकर जाइए और गाय के पूंछ से 7 बार उसके सर पर झाड़ा लगवाइए। निश्चित रूप से उसका क्रोध कम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रोध जो है एक जन्मजात मनुष्य के अंदर आदत है, और ये इतना जल्दी ठीक भी नहीं हो जाता है। अगर इतने छोटे छोटे उपायों से और क्रोध रूपी दैत्य ठीक हो जाता तो संसार में किसी को क्रोध आता ही नहीं। ये सब तो प्रतीकात्मक हैं। कुछ जिन लोगों को अनायास क्रोध आता है, उनके लिए ये चीज़ें फायदेमंद हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बच्ची के बेडरूम में आपको 3 मोर पंख भी रखने चाहिए। 3 मोर पंख अगर इसके बेडरूम में रहेंगे तो उससे भी इसको गुस्सा कम आएगी। और इसको लाल रंग के, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने देना चाहिए। हर समय इसे हल्के पीले रंग के, पिंक कलर के, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाने चाहिए। तांबे की वस्तुओं का उपयोग इसे नहीं करने देना चाहिए। इन सब चीज़ों से इसका गुस्सा शांत होगा और ये कहना सुनना आपका मानेगी। ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस ज्येष्ठ महीने में किए गए कौन से उपाय और दान दिलाएंगे आपको मां लक्ष्मी और पितरों की मां कृपा, टालेंगे अकाल मृत्यु का संकट और दिलाएंगे महापुण्य, ये सभी जानकारियां बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उन बच्चों की जो इस महीने में जन्म लेंगे या फिर जो इस महीने में जन्मे हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव और भाग्य कैसे रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कैसा रहेगा उन बच्चों का फ्यूचर और नेचर जिन्होंने इस महीने में जन्म लिया है? देखो, ऐसा है कि ये ज्येष्ठ का महीना ग्रीष्म ऋतु का महीना है, और इस महीने में शुरुआत में मेष राशि में सूर्य रहता है। थोड़े दिनों के बाद वृषभ राशि में सूर्य गोचर कर जाता है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, वृषभ राशि शत्रु राशि है। तो ऐसे में ये बच्चे कैसे होंगे, ये आपको बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ होगा, उस व्यक्ति को परदेश में रहना पड़ेगा। विदेश से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध विचारवान होता है, उसके मन में छल कपट नहीं होता है। ज्येष्ठ मास में जन्मा व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाता है, और ज्येष्ठ मास में जन्मे व्यक्ति में गंभीरता होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति
क्रोध और जिद करने वाला होता है। अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जो ज्येष्ठ के महीने में पैदा हुए हैं, उनके हाथ की भाग्य रेखा प्रायः यहाँ से नहीं पाई जाती है। उनके हाथ की रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से पाई जाती है। जो कर्म से भाग्य रेखा बनती है, ऐसी वाली भाग्य रेखा पाई जाती है। ये लोग अपनी पहचान अपने से स्थापित करते हैं। जैसे तेजस्वी खोजते नहीं सम्मान गोत्र बतला के, जग में प्रशस्ति पाते हैं अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो कहने का आशय ये है, ज्येष्ठ महीना में पैदा हुए बालक प्रायः अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के आधार पर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, जानते हैं। अब आपका सूर्य राहु के साथ है, तो सीधी सी बात है, बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, बचत भी खत्म होगी। और जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बस एक चीज अच्छी है कि घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन अगर आप टेंशन लेंगे तो इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गुप्त रूप से अन्नदान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं ज्येष्ठ महीने में आने वाले उस पावन त्योहार यानी अपरा एकादशी की। कब है अपरा एकादशी? अपरा एकादशी पर किए गए कौन से उपाय आपको पितरों की महाकृपा दिलाएंगे और हर संकट से बचाएंगे? पंडित जी बताएं अपरा एकादशी के बारे में विस्तार से। देखिए, ज्येष्ठ मास में आने वाले हर त्योहार का अपना अपने आप में बहुत महत्व है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एकादशियाँ तो सभी पावन मानी जाती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन या सूर्य ग्रहण में स्वर्णदान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। अपरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगाजल और फल का प्रसाद अर्पित किया जाता है। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ किया जाता है। इस बार अपरा एकादशी 15 मई सोमवार को है। इस दिन जो लोग विष्णु सहस्र नाम का 5 पाठ करेंगे, उनके पितर निश्चित रूप से पितृलोक में आनंद का भोग करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है भी, आपके कुंडली में बृहस्पति राहु या केतु के साथ है, या सूर्य चंद्रमा केतु राहु के साथ हैं, और आप अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर और 5 बार विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके और किसी विष्णु मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि से आजीविका भाव में इस समय शुक्र और मंगल की स्थिति बनी हुई है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि किसी व्यावसायिक डील से आपको धन लाभ होगा और नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है।
लेकिन चोट लगने की भी संभावना है। सतर्क रहिएगा, उधार के लेन देन से बचिएगा, गणेश जी को पीले फूलों की माला अर्पित कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि की। कब है ज्येष्ठ अमावस्या और इस दिन व्रत, दान और तर्पण क्यों माना जाता है पुण्यदायी? साथ ही इस दिन कैसे मिलेगी आपको शनिदेव की विशेष कृपा? पंडित जी बताइए, क्या है अमावस्या तिथि पर करने वाले वो उपाय जो हमारे दर्शकों को करने चाहिए? देखिए, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि का अपने आप में बहुत महत्व है। इसका एक कारण तो यह है कि अमावस्या तिथि में पूर्वजों की शांति के लिए दान और तर्पण करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी होती है। इसके साथ साथ वट सावित्री व्रत का भी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई शुक्रवार को है, तो इसका अपने आप में महत्व है। और इस दिन पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अगर किया जाए दोपहर 12 बजे के बाद, तो निसंदेह ऐसे लोगों के पितर अधोगति से मुक्त हो जाते हैं, शुभ गति को प्राप्त होते हैं, घर में रुके हुए शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, वंश वृद्धि होने लगती है और घर से अभाव और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है। देखिए, देवता एक बार नाराज हो जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि अनर्थ हो जाता है। जिन परिवारों के ऊपर पितर दोष है उनसे आप पूछिए। 50-50 साल की उम्र के भाई बहन हो गए हैं, किसी की शादियां नहीं हुई। परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो रही है, 2 साल पर 1 साल पर कोई न कोई मर रहा है, बिना किसी रोग बीमारी के अचानक मृत्यु हो रही है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पितर दोष है। पिंडोदक क्रिया लुप्त हुई है, जिसके कारण पितर अधोगति को प्राप्त हुए हैं और वो कुपित हैं, इसलिए कुल का नाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए भागवत का कथा सुने, त्रिपिंडी श्राद्ध करें और उसके बाद गया श्राद्ध के लिए गया में जाकर के धर्मशिला पर शास्त्र सम्मत विधि से अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करें और उसके बाद घर आकर के एक भोज भंडारे का आयोजन करें, जिसमें ब्राह्मणों के साथ गरीब, दीन, दुखिया सभी लोगों को भोजन कराएं। तब जाकर के पितरों को संतुष्टि मिलती है और पितरों को मुक्ति मिलती है। कुछ लोग सीधे गया करने चले जाते हैं। सीधे गया करने जाने का मतलब कि जैसे किसी पॉकेट मार को सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए जमानत के लिए, तो क्या वहाँ उसे उसको न्याय मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो गया तो सुप्रीम कोर्ट है। पहले आपको छोटी छोटी जगहों से जाना पड़ेगा। पहले आपको काशी में पिशाच मोचन में पिंडदान करना चाहिए, पहले आपको गंगा जी के किनारे कहीं त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, तब उसके बाद में आपको गया श्राद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर आपके घर में लोगों ने आत्महत्या की है या दुर्घटना से मृत्यु हुई है या विष आदि के द्वारा मृत्यु हुई है, तब तो नारायण नाग बलि भी आवश्यक है। पहले नारायण नाग बलि करें, उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध करें, उसके बाद गया श्राद्ध की तैयारी करें। जब त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद घर की उन्नति होने लगे, घर में शुभ समाचार आने लगे, तब गया श्राद्ध की तैयारी करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखने के योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं।
देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। ये ग्रहण दोष अभी भी बना हुआ है और आपके सप्तम भाव में सूर्य, राहु, बुध, बृहस्पति की युति है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में मंगल और शुक्र हैं। तो किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचाएगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना खान पान मत बिगाड़िएगा। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर भी जाने से बचिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं ज्येष्ठ महीने में आने वाले त्योहार गंगा दशहरा की। तो पंडित जी बताइए, कब है गंगा दशहरा और क्या है इसका महत्व? देखिए, गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास में मनाया जाने वाला है। ये विशेष पर्व है। गंगा दशहरा मोक्षदायिनी माँ गंगा के महत्व को समझाने के लिए और जल के संरक्षण का संदेश देने के लिए है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई मंगलवार को है। जो लोग इस दिन जाकर के माँ गंगा की पूजा उपासना करते हैं और गंगा का दर्शन करते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। माँ गंगा तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। इस भाव से जो लोग जाकर गंगा तट पर प्रणाम करेंगे, गंगा का गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जीवन आदरणीय और अनुकरणीय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है और वृश्चिक राशि के धन भाव का स्वामी बृहस्पति बुध, सूर्य और राहु के साथ अपने भाव से छठे भाव में चला गया है। अगर पार्टनरशिप है आपकी और उसमें कोई डील हो रही है, तब तो धन लाभ हो सकता है और नौकरी में भी तरक्की का योग बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करिए और जल्दबाजी में कहीं पैसा मत लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। शास्त्रों में इसका क्या महत्व है, साथ ही ज्येष्ठ महीने में आने वाली इस एकादशी पर लिया गया व्रत आपको कौन से शुभ फल दे सकता है? पंडित जी बताइए, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखें और कैसे मिले विशेष? पूरे साल में इससे कठिन कोई व्रत नहीं होता है। महिलाओं की हरितालिका तीज कठिन जरूर होती है, लेकिन निर्जला एकादशी से ज़्यादा कठिन नहीं होती है, क्योंकि वो भादों के महीने में होती है। भादों का महीना इतना गर्म नहीं होता है जितना ज्येष्ठ का महीना गर्म होता है। निर्जला एकादशी का उपवास बहुत कठिन होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल की एक बूंद तो दूर की बात है, थूक भी ग्रहण करने की मनाही है। और निर्जला एकादशी के दिन दूसरों को जल पिलाना शुभकारी होता है। संयम, संतोष, जल संरक्षण के साथ जल के महत्व को समझाने वाला ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। केवल अगर आदमी निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसको 12 महीने की 24 एकादशियों के व्रत करने का फल मिलता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई बुधवार को रखा जाएगा और वो लोग परम सौभाग्यशाली होंगे जो भगवान श्री हरि विष्णु के इस व्रत को करके और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है? चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं।
चलिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मीन राशि में स्थित है। राहु बुध सूर्य के साथ स्थित है। धनहानि होगी पक्का, सतर्क रहिएगा। ऑफिस में अधिकारियों से विवाद भी हो सकता है क्योंकि आपका ग्रह गोचर ठीक नहीं है, और बेवजह पिता से भी अनबन हो सकती है। पैर और घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है क्योंकि आपका ग्रह गोचर ठीक नहीं है। पैसों का लेन देन संभल कर करिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जितना हो सके जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, तो जान लेते हैं इनका राशिफल आज कैसा रहेगा। देखिए, शनिदेव तो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं भैया। इनकम बढ़ेगी और कहीं आप पैसा भी लगाएंगे, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। नौकरी में आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर पहले से आपको पीठ दर्द की कोई समस्या है तो वो परेशानी आपको परेशान कर सकती है। व्यर्थ की जिद आज आपको नुकसान करा सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल क्या है। अब बात करें हम कुंभ राशि की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। कुंभ राशि में शनिदेव हैं और पराक्रम के स्थान में सूर्य बुध राहु और बृहस्पति हैं, तो कारोबार में धनहानि हो सकती है, सावधान रहिएगा। लेकिन अगर नौकरी करते हैं तो घबराइए मत। ऑफिस में आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपनी गाड़ी आज किसी को आपको उधार नहीं देनी चाहिए। गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, वक्त हो चुका है ईमेल कुंडली विजेता का। तो पंडित जी, आज के हमारे कुंडली विजेता हैं करनाल हरियाणा के रहने वाले विनीत, और इन्होंने हमें ईमेल करके अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। नाम विनीत, जन्म की तिथि है 12 अप्रैल 1984, जन्म का समय है रात के 3 बजे 3 AM, जन्म का स्थान करनाल हरियाणा। पंडित जी, इन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया है कि इन्हें कोई स्थिर नौकरी नहीं मिलती, इनकी नौकरी टिकती नहीं है, कब तक इन्हें स्थिर नौकरी मिलेगी और क्या इन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एक और प्रश्न किया इन्होंने कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखो, ऐसा है, विनीत का जन्म 12 अप्रैल 1984 को 3 बजे प्रातःकाल करनाल हरियाणा में हुआ। इनका जन्म मकर लग्न में हुआ है। इनकी जन्म राशि सिंह राशि है। मघा नक्षत्र में जन्मे हैं। निश्चित रूप से अद्वितीय प्रतिभा के आप धनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपके 7वें घर का मालिक होकर मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये समय काफ़ी संघर्षों से जूझ रहे हैं आप पिछले 8 सालों से। 8 सालों से आपके आजीविका में अस्थायित्व तो नहीं है। आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है, जो तृतीय भाव में बैठा हुआ सूर्य के साथ है, और ऐसे में आपका शनि भी उच्च का है, आपका शुक्र भी उच्च का है, आपका राहु भी उच्च का है, आपका केतु भी उच्च का है। 4 ग्रह आपके उच्च के हैं। जीवन में सफलता से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। लेकिन बस ध्यान देने की ये बात है कि आप किसी तकनीकी क्षेत्र में अगर नौकरी करें तो वहाँ आप टिकाऊ रहेंगे। गैस, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला से रिलेटेड किसी संस्था में अगर आप काम करें तो उसमें आप सफल होंगे। इन चीज़ों से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रही बात इस समय की, तो अभी चंद्र में शुक्र का अंतर है। अभी समय 13 अगस्त 2024 तक बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में आपको रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हो सके तो शुक्रवार के दिन आपको किसी देवी मंदिर में भी जाकर के कपूर से आरती करनी चाहिए, लाल फूलों की माला
चढ़ानी चाहिए। भविष्य आपका बिल्कुल ठीक है, भविष्य को लेकर चिंतित मत होइए, लेकिन अभी आने वाला 1.5 साल आपके लिए अच्छा नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। ज्येष्ठ के महीने में कब सोने से पड़ सकते हैं आप बीमार, कौन से कार्य करने से छिन सकती है खुशियां, हो सकते हैं आप कंगाल, आइए सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ज्येष्ठ महीने में दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। जो ज्येष्ठ मास में दिन के समय में सोते हैं वो लोग रोगी और बीमार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 12 महीना दिन में 1 घंटे सोते हैं, अगर वो लोग ज्येष्ठ महीने में भी सोएंगे तो उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके शरीर का जो एक आदत बन गई है, उनके शरीर का जो एक नेचर बन गया है सोने का 1 घंटे, वो उनके लिए जरूरी है, न कि ज्येष्ठ का महीना उनके लिए हानिकारक है। ऐसा भी कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय चलना भी नहीं चाहिए, यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, और ज्येष्ठ मास में बैगन का सेवन तो भूल कर नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैगन का सेवन करने से संतान को दुख पहुंचता है, और ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर केवल ज्येष्ठ पुत्र है और ज्येष्ठ का महीना है तो शादी हो सकती है। लेकिन अगर ज्येष्ठ लड़की भी है, ज्येष्ठ लड़का भी है और ज्येष्ठ का महीना भी है, 3 ज्येष्ठ अगर एक साथ हो जाएं तब विवाह नहीं हो सकता है। इस बात का ठीक से स्पष्टीकरण कर लीजिए, वरना आधी अधूरी बात सुन करके आप किसी को गलत सलाह दे सकते हैं। ज्येष्ठ का महीना हो, अपने माँ बाप की सबसे बड़ी लड़की हो, अपने माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का हो, अगर ये तीनों संयोग एक साथ बनते हों तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्येष्ठ का महीना हो और ज्येष्ठ लड़का हो, लड़की अपने माँ बाप की छोटी हो तो शादी हो सकती है। इसी तरह से लड़की अपने माँ बाप की ज्येष्ठ हो और लड़का अपने माँ बाप का छोटा हो, ज्येष्ठ का महीना हो, तब भी शादी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मीन राशि में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मीन राशि का स्वामी बृहस्पति धन भाव में राहु सूर्य बुध के साथ स्थित है। अब कहने का मतलब तो ये है कि आत्मविश्वास जितना अच्छा आपका रहेगा उतना ही आप धन लाभ कर पाएंगे। आज आपके आत्मविश्वास का ही कमाल होगा। नौकरी में तरक्की के योग बने हुए हैं, नए रिश्ते भी बनेंगे और विवाह के लिए प्रपोजल भी आ सकता है। अगर आप ज्यादा भागदौड़ करेंगे तो सेहत बिगड़ सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भूल करके भी ना करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।